प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी वो सब काम कर रही है जो कांग्रेस किया करती थी। आज 93 सांसदों को टोटल सांसद जो सस्पेंड सांसदों की संख्या है वो 93 है। राजीव गांधी जब 400 सीटें जीतकर संसद में थे तो 68 सांसदों को सस्पेंड किया था। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के जमाने में जाति देखकर कार्रवाई होती थी इनकम टैक्स ईडी सीबीआई की, बीजेपी के जमाने में पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। लेकिन सोचिए, इस देश में संविधान डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी बहुजनों के कंधों पर है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीब जो हैं उनको लोकतंत्र चाहिए ताकि उनके बच्चे एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम और पीएम भी बन सके। अगर लोकतंत्र न होता, संविधान न होता तो गांधी फैमिली से तो कुछ बनते रहते लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में ना आते। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सत्ता की हनक क्या होती है ये आज फिर बीजेपी ने दिखाया। 93 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन कांग्रेस को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो सारे काम बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस ने बताए हैं। एक बार 68 सांसद सस्पेंड किए गए थे जब राजीव गांधी की सरकार थी। अब 93 सांसद सस्पेंड है जब मोदी जी की सरकार है। सवाल है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को किस तरह से इस देश की मनुवादी मीडिया बदनाम करती है। रवीश ने ठीक ही लिखा है आज कि कल टीवी अखबार बताएगा कि ये लोग संसद में हंगामा कर रहे थे। सोचिए, 2G 3G घोटाला सब झूठ था, बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे थे। जेल कौन गया कांग्रेस के राज में? कनी मोड़ी, ये राजा, सारे दलित पिछड़े जेल गए। लालू यादव का बिल किसने फाड़ा? कांग्रेस ने। तो सोचिए, आपका पाप आपको घेरता है। जिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान के नेताओं को शिबू सोरेन से लेकर लालू यादव सबको परेशान किया कांग्रेस ने, आज वही उनकी नैया पार लगाने में जुटे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल 19 दिसंबर है और कल दिल्ली में इंडिया की बड़ी बैठक होने वाली है जिसकी नींव नीतीश कुमार ने डाली थी और जिसके कांग्रेस के सवर्ण नेता नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़े, इंडिया गठबंधन में कोई बातचीत हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, बहुजन संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आस्थावान हैं और वो चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी रहे। 19 दिसंबर को बड़ी बैठक होने वाली है और बड़ा कोई फैसला हो सकता है। मैं कह रहा था, अगर कांग्रेस खाक में मिली तो गठबंधन आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बार बहुजन नेताओं के पास प्लान बी भी है। न कांग्रेस न बीजेपी वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं जिसमें मायावती हो सकती हैं, अखिलेश हो सकते हैं, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो सकते हैं, डीएम के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, बीआरएस, जेडीएस, ये तमाम किसान बहुजन दल के लोग हो सकते हैं और गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी गठबंधन आम आदमी पार्टी हो सकता है। और यही चिंता कांग्रेस को खाई जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस की मोनोपोली धीरे धीरे टूटी है। अभी भी कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो दिल से चाहते हैं कि सत्ता में बीजेपी रहे या हम रहें। दलित, पिछड़े, आदिवासियों से उनको उतनी ही प्रॉब्लम है। कांग्रेस की हार की वजह क्या और बीजेपी की जीत की वजह क्या है, 2 लाइनों में समझ लीजिए। कांग्रेस इसलिए चुनाव हारती है कि वो रीजनल फोर्सेस से गठबंधन नहीं करती है, उसको लगता है कि मैं ही मैं हूं। बीजेपी इसलिए चुनाव जीतती है कि वो धर्म की भी राजनीति कर रही है और सोशल जस्टिस की भी नाम पर वो राजनीति करती है और दलित, पिछड़े, आदिवासी वाले दलों से गठबंधन भी करती है। बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, निषाद पार्टी, अनुप्रिया अपना दल। कांग्रेस से काम नहीं करते, उसको बीएसपी से गठबंधन नहीं करना, उसको अकेले मलाई खाना है। जमाना वो रहा नहीं, अब अकेले तो कोई मलाई नहीं खा सकता है। बहुजन समाज इतना जागरूक हो गया है कि अब हर घर में एक नेता है, हर घर में एक दल है और बहुजन समाज अपनी हिस्सेदारी खोज रहा है। आज के समय में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, चंद्रशेखर, हनुमान बेनीवाल, ये सब किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी मिल जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। सवाल है कि जिस बीजेपी के पास सवर्णों का एक मुश्त वोट है, जिस बीजेपी के पास धर्म के नाम पर भी वोट है, जिस बीजेपी के पास जाति के आंकड़े पर भी वोट है, जातीय गठबंधन भी है, उसको हराया कैसे जा सकता है? मैं तो मुफ्त में सलाह दे रहा हूं, विपक्ष को सुनना है तो सुन ले। जाति जनगणना वो मुद्दा है जो कांग्रेस के, बीजेपी के लिए मुसीबत है। लेकिन सवाल है कि इस पर ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा और नीतीश लालू का जो फॉर्मूला है उसे अपनाना पड़ेगा। जाति जनगणना कराएंगे और एससी, एसटी, ओबीसी, किसानों का आरक्षण बढ़ाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सवर्णों को टिकट नहीं। जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, उसी तरह से अगर ये सवर्णों को टिकट न दें और वही टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बढ़ाए तो जीत सकता है, क्योंकि सवर्ण वोट बीजेपी को जा रहा है। एकदम गांठ बांध लीजिए। एक तो ये। तीसरी बात यह है कि ईवीएम को मुद्दा बनाया, जो अखिलेश यादव ने खुद कहा है।
2024 में अगर विपक्ष सरकार में गठबंधन में आते हैं तो ईवीएम को परमानेंट खत्म करेंगे, तभी मामला बढ़ेगा। कॉलेजियम सिस्टम पर बात करनी पड़ेगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाना पड़ेगा और इससे यह होगा कि बहुजन एकजुट होगा। धर्म के नाम पर भी जो वोट दे रहे हैं वो सोशल जस्टिस के नाम पर वोट करेंगे। यहां तक कि बैकलॉग और सरकारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण दोबारा करेंगे, जैसे इंदिरा जी ने किया था और वो चुनाव जीत के आई थी। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीए 2 के बाद कांग्रेस इसलिए हारी कि वहां 3 ब्राह्मण नेता चला रहे थे, पी चिदम्बरम, मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल, और सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बाहर कर दिया गया था। एकमात्र वीरप्पा मोइली रह गए थे ओबीसी के नाम पर, उनको कोई अधिकार नहीं था। तो इस देश में विपक्षी दल अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सोशल जस्टिस, विपक्ष इस पर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी दोनों रास्ते पर गेम कर रही है। वो कास्ट इक्वेशन को भी साध रही है, सोशल एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को भी आगे कर। ये अलग बात है कि जो बीजेपी के एससी एसटी ओबीसी नेता हैं वो 27% रिजर्वेशन हो, जाति जनगणना हो पर मौन है। लेकिन याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के जो दलित पिछड़े थे, चाहे मुंडा हो चाहे हुकुमदेव नारायण हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। तो सवाल है कि क्या बीजेपी को भी अगर बचना है तो यही रास्ता है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करें। आज खुद महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, 2 बार कह चुके हैं कि आखिर कब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कॉलेजियम से होगी, एग्जाम हो। आज उन्होंने कहा कि देश में टॉप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, जहां विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां पहले थी हमारे पास, ज्ञान के हम केंद्र थे जब भारत बुद्धमय भारत था। बीजेपी के पास भी वही रास्ता है, वो कॉलेजियम खत्म करे, जाति जनगणना का ऐलान करे और सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, कांग्रेस बीजेपी में यह संभव नहीं है। लेकिन मान्यवर कांशीराम से आपने जो कहा है, मिलीजुली सरकार बहुजनों के हित में होती है। जैसे बीपी सिंह की सरकार थी, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इंडिया गठबंधन वही मिलीजुली सरकार है। अगर ये सत्ता में आते हैं तो बहुजनों के लिए ज़्यादा काम होगा। एक बात तो तय है कि बीजेपी के कमंडल के खिलाफ मंडल ही मुद्दा होगा, सोशल जस्टिस। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन सवर्ण समाज को टिकट देंगे तो चुनाव ये नहीं जीतेंगे। इनको मुस्लिम वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जैसे बीजेपी मुसलमानों को नहीं देती है, इनको सवर्णों को नहीं देना पड़ेगा। ईवीएम को मुद्दा बनाना पड़ेगा कि 2024 में ईवीएम खत्म कर देंगे, हम कॉलेजियम सिस्टम खत्म करेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आरक्षण देंगे, कॉर्पोरेट में भी देंगे, और मीडिया में जब तक आरक्षण नहीं लाएंगे, विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार मीडिया को बनाना पड़ेगा। अगर मीडिया में आरक्षण नहीं आता है, वो अंतिम किला है। सुप्रीम कोर्ट में भी एससी एसटी ओबीसी के लोग जज बनने लगे हैं इक्का दुक्का, लेकिन मीडिया वो अंतिम किला है जहां कोई नहीं है। तो मैं विपक्ष को अपनी मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, मानना है तो मानिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो कांग्रेस करती थी वही बीजेपी कर रही है। बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है, कांग्रेस छुप के करती थी। तो कांग्रेस का 60 साल का जब तक हैंगओवर नहीं टूटेगा तब तक बीजेपी नहीं हारेगा। लेकिन लगता है कि 3 राज्यों में हार ने और सस्पेंशन ने इंडिया गठबंधन को और एकजुट कर दिया है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10वें साल में जो हालत मनमोहन सिंह की थी वही प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है, और वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होने के चक्कर में इस तरह के फैसले उनको नुकसान न दे दे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।